हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ टीचिंग अप्रोच के बारे में। ठीक है, जो हमारा लर्निंग का बेसिकली चैप्टर चल रहा है, तो लर्निंग का चैप्टर आज आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कहा था लर्निंग का चैप्टर थोड़ा आपका बड़ा होने वाला है, तो लर्निंग का चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम कोई एक नया चैप्टर देखेंगे, या फिर लर्निंग के जैसे एक दो आपकी थ्योरी बची है उनको मैं आपको अपलोड करवा दूंगा चैनल के अंदर। उसके बाद फिर हम कोई नया चैप्टर देखेंगे जो आपके बाकी के चैप्टर बच गए। ठीक है, क्योंकि आपका सीटेट का सिलेबस आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की तरफ है। कुछ और चैप्टर जो आपके बच रहे हैं, जैसे मैं अगर बात करूँ, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बचा है, इंक्लूसिव एजुकेशन आपका बचा है, उसके अलावा आपका एनईपी 2020 आपका बचा हुआ है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी उसके अंदर आपका आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपके कुछ चैप्टर अभी आपके बचे हुए हैं। ठीक, उस प्रकार से फिर आपका सिलेबस कंप्लीट होने की तरफ आपका बढ़ रहा है। ठीक, तो लर्निंग भी आज आपका चाहिए चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर से जो आपकी ये अप्रोच पूछी जाती है, तो यहां से भी कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। बड़ा आसान सा चैप्टर है, इतना टफ क्वेश्चन इस एग्जाम से, इस चैप्टर से आपको देखने को नहीं मिलता। बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन सी आपकी अप्रोच है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। बेसिकली जितनी चीजें अभी तक मैं आपको बता चुका हूं, तो उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि ये अप्रोच ऑलरेडी आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ रखी है। चाहे आप लोगों ने यूट्यूब पर पढ़ी हो, चाहे आप लोगों ने कोर्स के अंदर पढ़ी हो, तो इन अप्रोच से आप लोग ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हो, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके जरा हम लोग जान लेते हैं। कौन कौन सी अप्रोच के बारे में आपको पढ़ना है उनके बारे में एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। चलो भैया, आ गए आप लोग। जितना जल्दी हो सके लाइव आजिए। और यहाँ पर आप लोगों की संख्या लाइव आ गई है, कमेंट आप लोगों के लाइव यहाँ पर आ गए। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक, सभी को गुड इवनिंग। चलिए अब मैं क्लास को शुरुआत कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, गुड इवनिंग भाई। ठीक, हाँ, चलिए देखिए, अगर मैं बात करूँ आपके अप्रोच की बात करूँ, उपागम की बात करूँ, तो बेसिकली ये उपागम आपको पढ़ने हैं। और यही से आपके एग्जाम के अंदर कोई ना कोई एक उपागम आपको देखने को मिल जाता है। या मैं बात करूँ, इन्हीं पर आपका कोई एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है जो आपके उपागम आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, या तो आपका पूछ लेगा टीचर सेंटर्ड अप्रोच, पूछ लेगा जो आपको एक नेगेटिव वे में देखने को मिल जाता है। क्या होता है, क्या इसके अंदर चीज देखने को मिलती है, किस प्रकार से एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन को टैकल करना होता है, इसके बारे में बात करेंगे। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, छात्र केंद्रित उपागम, इसके बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, विषय केंद्रित उपागम, इसके बारे में बात करेंगे। दो और नई अप्रोच जो होती है आपकी योग्यता आधारित उपागम, कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच, उसके अलावा निर्माणवादी अप्रोच आपकी यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो इन अप्रोच के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम एक एक करके जरा पढ़ लेते हैं, नजर डाल लेते हैं। आई होप आप लोग जितने बच्चे हो सभी आ गए हैं। जितनी हमारी डेली संख्या होती है वो लगभग सभी आगे, जल्दी से आजिए। अभी भी बच्चे आ रहे हैं। उसके बाद में इन अप्रोच के बारे में एक एक करके शुरू कर लेता हूं। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है भाई? ठीक है, आप अपनी आवाज बढ़ाइए। ठीक, चलो भाई एक एक करके शुरुआत कर लेते हैं अब इन सभी अप्रोच के बारे में। देखिए, सबसे पहले अप्रोच की बात करें तो बात करते हैं टीचर सेंटर्ड अप्रोच यानी कि शिक्षक केंद्रित उपागम की हम लोग बात करते हैं। जो अप्रोच ये चलती थी, वो अप्रोच चलती थी, पहले चलती थी व्यवहारवादियों के टाइम में ये वाली अप्रोच चलती थी, या हम कह सकते हैं व्यवहारवादी इस वाली अप्रोच को चलाते हैं। अब देखिए, व्यवहारवादी इस अप्रोच को चलाते थे। अब देखिए, आज जो आपका एग्जाम है उससे आपके एग्जाम में मनोविज्ञान तो आता नहीं है ना, मनोविज्ञान के आपके संप्रदाय आते यानी आपके जो साइकोलॉजी के स्कूल्स आते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो इतना डिटेल में तो आपको नहीं जाना क्योंकि आपका सिलेबस लिमिटेड सिलेबस होता है जो आपको पढ़ना होता है। तो उसके अंदर जैसे व्यवहारवाद का जिक्र आता है, तो बेसिकली व्यवहारवादी जोड़ देते थे कि जहां पर जो टीचर होता है उसको मेन रोल मानते थे, उसको मुख्य केंद्र के रूप में मानते थे। तो व्यवहारवादियों के अकॉर्डिंग ये इस अप्रोच का यूज करते थे कि जो वहां पर मुख्य रोल निभाएगा वो मुख्य रोल वहां पर निभाएगा आपका टीचर, मुख्य रोल निभाएगा। कौन निभाएगा? जो टीचर रहेगा वो टीचर रहेगा आपका एक्टिव रहेगा। एक्टिव कौन रहेगा? एक्टिव बेसिकली आपका रहेगा टीचर। टीचर कौन रहेगा? टीचर बेसिकली यहां पर एक्टिव रहेगा। तो जैसे व्यवहारवादी कहते थे, जैसे एक व्यवहारवादी हुए जॉन लोक। तो जॉन लोक ने कहा कि जो बच्चा होता है एक खाली बर्तन के समान है। इन्होंने क्या कह दिया बच्चों को कि बच्चा होता है एक खाली बर्तन के समान है। यह पहले कंसेप्ट चलता था कि जो बच्चा होता है एक ब्लैंक पेपर के समान होता है। कैसा होता है? एक ब्लैंक पेपर के समान होता है। जैसे जैसे टीचर
अपने ज्ञान को इसके अंदर भरता जाता है, ये खाली बर्तन भरता जाता है, ये आपका ये जो ब्लैंक पेपर होता है ये आपका भरता जाता है। तो इस प्रकार के कंसेप्ट, इस प्रकार की धारणाएं पहले ये चलती थी टीचर सेंटर्ड अप्रोच के अंदर। किसके? आपके टीचर सेंटर्ड अप्रोच के अंदर, क्योंकि यहां पर एक्टिव कौन है? यहां पर जो एक्टिव है यहां पर आपका टीचर यहां पर एक्टिव है, ठीक है। और यहां पर जो बच्चा होता है, बच्चा उस ज्ञान को, उस नॉलेज को एक्वायर करता रहता है। बच्चे की भूमिका इतनी एक्टिव रोल में नहीं है, ठीक है। बच्चा यहां पर इतने एक्टिव रोल में नहीं रहता है, इसलिए ये वाली अप्रोच आपकी चल नहीं पाई थी। इसलिए मैं कहूं कि जो आपका ये व्यवहारवाद था, इसको रिजेक्शन दे दिया गया था, ठीक है। इसलिए ये आपका व्यवहारवाद चल नहीं पाया था, ठीक है। और आज की डेट के अंदर क्या चल रहा है? आपका रचनावाद चल रहा है, ठीक। तो ये आप लोग समझ गए कि आपका टीचर सेंटर्ड अप्रोच के अंदर मेन मुख्य भूमिका किसकी होती है? आपके टीचर की मेन मुख्य भूमिका होती है। यहां तक आप लोग समझ गए, ठीक। उसके अलावा जो टीचर होता है, टीचर इसके अंदर अपना क्या काम करता है? टीचर ही इसके अंदर अपना सारे डिसीजन लेता है। मैं किस प्रकार से पढ़ाऊंगा, किस तरह का प्रकार से बच्चों को चीजें समझाऊंगा, XYZ जितनी भी चीजें होता है वो यहां पर अपना टीचर ही यहां पर अपने सारे डिसीजन लेता है, ठीक। तो यहां पर जितना भी रोल होता है वो सारे अपने टीचर का ही लेता है, ठीक। हम लोगों को यही थी अरे भाई, व्यवहारवाद काफी पहले खत्म हो गया था, ठीक है। हम लोगों को यही थी, ठीक। तो जो आपका जो टीचर है वो यहां पर कौन सी भूमिका निभाता है? डोमिनेंट की भूमिका निभाता है। कौन सी? डोमिनेंट की। देखो, इसी से मुझे एक एग्जांपल याद आ गया। आप कह रहे हो ना कि हमारे टाइम पर यही थी, देखो ठीक है, आपके टाइम पर यही थी। देखो एक एग्जांपल लेता हूं, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। देखो टीचर डोमिनेंट की भूमिका कैसे निभाता है। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, जैसे मैं भी स्कूल में पढ़ता था, तो जैसे मेरी 11वीं क्लास की बात थी, तो मेरी क्लास में एक मेरा दोस्त आया, अभी भी मेरा दोस्त है वो। तो हमारी क्लास में जो टीचर था बहुत खड़ूस था वो, ठीक। तो वो ब्लैक बोर्ड पे कुछ अकाउंट का कुछ न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करा रहे थे। तो मुझे भी अकाउंट ज्यादा समझ में नहीं आती थी, तो सोल्व कराते जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है क्लास में किसी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और उनको इससे कोई मतलब नहीं था। तो ऐसे जो टीचर थे वो अपना सोल्व कराते जा रहे थे, ठीक है। और वही हमारे क्लास टीचर थे। तो भाई सोल्व कराते जा रहे, हम भी उनको चुपचाप सुनते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच का एग्जाम्पल है। अब वहां पर मेरा एक दोस्त आया, पहला दिन था उसका क्लासरूम में, और पहले दिन में मेरे साथ ही आके बैठ गया वो। तो मेरे साथ आकर बैठ गया, और शुरुआत में उसने कहीं अपना ट्यूशन वूशन लगवाया हुआ था। तो वो जो हमारा क्लास टीचर था वो बड़ा खड़ूस था, ठीक। तो उसने कहा मेरे दोस्त ने, यार ये गलत करवा रहे हैं। मैंने कहा कैसे भाई? कहने लगा ये ऐसे नहीं, इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो कोचिंग में कोई दूसरा तरीका पढ़ के आया था। अब मैंने कहा यार ये तो मुझे तरीका मिल गया, इसमें आज ही बजवाता हूं मैं। मैंने कहा हाँ यार, मुझे भी गलत लग रहा है। तुझे सर को बोलना चाहिए कि सर इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तू बोल भाई, तू भी बोल दे सर से, और सर दूसरे तरीके से करवा देंगे। ये तो तूने बहुत बढ़िया तरीका बताया। कह रहा हाँ भाई मैं बोलता हूँ। मैंने कहा हाँ बोल तू। और मुझे बताती कि वो टीचर कैसा और कितना बढ़िया तरीके से तोड़ेगा। उसने अपनी सेकी के चक्कर में क्या कही, सर ये आप गलत करवा रहे हो, इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है। अब इस वाली अप्रोच में टीचर क्या रहता है? डोमिनेंट करता है। क्या करता है? डोमिनेंट। कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, जिस तरीके से करा रहा हूं वो सब ठीक है, आपको ज्यादा एक्टिव नहीं बनना, चुपचाप बैठ के सुनते जाओ। अब टीचर ने कहा क्या भाई, कौन सा बोला? जी मैंने बताया, खड़ा हो जा, यहाँ पे आ जा, बोर्ड पर बुला लिया, बता कौन सा तरीका गलत है। उसने कहा सर ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, धड़ाक एक मारा, फिर दूसरा मारा, उसके गाल पूरे का पूरे लाल हो गए ठीक है। मेरी ऐसी रुके ना भाई, ठीक है, कि उसका काम हो गया, बढ़िया तरीके से काम हो गया। वो चुपचाप बैठ गया। उसने जिंदगी में कभी सवाल नहीं पूछा, कभी क्वेश्चन नहीं पूछा। जबकि उस टीचर को ये पूछना चाहिए था कि अच्छा बेटा ये तरीका भी हो सकता है, कैसे हो सकता है? अच्छा हाँ ये भी हो सकता है, इसको ऐसे भी समझा सकते हैं। नहीं, उसको तो डोमिनेट करना था, क्लासरूम में अपनी सत्ता स्थापित करनी थी। क्या करनी थी? क्लासरूम में अपनी सत्ता स्थापित करनी थी। टीचर सेंटर्ड का यूज करना था कि जो मैं बता रहा हूं चुपचाप सुनते जाओ, और कोई मतलब नहीं है। अगर कोई जो उससे कोचिंग लेता था, कोचिंग लेने वालों को पूछता था, अच्छा तो समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं मैं दोबारा समझा देता हूँ, या एक काम कर घर पे आओगे तब बता दूंगा, कोचिंग में बता दूंगा। उसके लाल कर दिया मुंह को। फिर वो मेरे से कह रहा भाई इसने तो पीट दिया। मैंने कहा हाँ यार गलती करी, ये ऐसा नहीं करनी चाहिए था। बाद में जाके कई दिन बाद उसको पता चला कि उसको मैंने पिटवाया है ठीक है। तो यहाँ पर जो टीचर होता है बेसिकली उसको अपना कोर्स कंप्लीट करवाने से मतलब होता है। किससे मतलब होता है उसको? उसको अपना कोर्स कंप्लीट करवाने से मतलब होता है। जो इस टीचर को
कोर्स कंप्लीट करवाने से यहाँ पर बेसिकली मतलब होता है, जो इस टीचर को यहाँ पर मतलब होता है। ठीक है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। ठीक है, हुआ होगा भाई आप लोगों के साथ। ठीक है, किसी ना किसी दोस्त ने करा होगा। तो इसको कोर्स कंप्लीट करवाने से इसको मतलब होता है। अच्छा, जैसा आपके सीटेट का एग्जाम रहता है, तो सीटेट के एग्जाम में आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट होता है, जो बैठने का जो आपका क्रम रहता है, जो व्यवस्था रहती है, क्रम नहीं, बैठने की जो व्यवस्था रहती है, तो सीटिंग अरेंजमेंट के संबंध में आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। किसका? सीटिंग अरेंजमेंट के संबंध में आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। अच्छा देखो, यहां पर टीचर सेंटर्ड अप्रोच है? ये मेरा मोटर है, अच्छा ठीक है, थैंक यू भाई बताने के लिए। तो टीचर सीटिंग अरेंजमेंट में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। तो जैसा टीचर बताएगा वैसा ही यहाँ पर बच्चों को बैठना पड़ेगा। टीचर ने बोल दिया कि भाई लड़के तो एक लाइन में बैठेंगे, जो लड़के हैं वो एक लाइन में बैठेंगे, और जो लड़कियां हैं वो एक लाइन में बैठेगी। तो यहाँ पर बेसिकली टीचर ने क्या काम कर दिया, यहाँ पर टीचर ने कर दिया जेंडर वाइज का काम कर दिया। क्या काम कर दिया टीचर ने? यहाँ पर जेंडर वाइज का काम कर दिया। तो आप लोग एक बात बताइए, क्या एक टीचर को जेंडर वाइज का काम करना चाहिए? जी नहीं, एक टीचर को कभी भी जेंडर वाइज नहीं करना चाहिए, कभी भी जेंडर स्टीरियोटाइप यहाँ पर नहीं करना चाहिए। तो जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है टीचर सेंटर्ड अप्रोच में, ठीक है, या फिर क्या काम करता है जो टीचर होता है, जैसे हमारी क्लास का टीचर था, जो ट्यूशन वाले रहते थे उनको छूट देता था, अच्छा आगे बैठ जाओ या बीच में बैठ जाओ, कोई सी भी उस पर बैठ जाओ, कोई तुम्हारी मन मर्जी है। तो ये यहाँ पर उनको फ्रीडम देता था अपने अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो डोमिनेंट था। ठीक है, सत्ता की भूमिका में रहता था, मेन रोल की भूमिका में यहाँ पर टीचर रहता था। तो यहाँ पर जो सीटिंग अरेंजमेंट रहता है, सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर रहता है रिगिड रहता है, यानी कि आपका कठोर रहता है। कैसा रहता है? सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर जो रहता है वो यहाँ पर रहता है कठोर रहता है। जबकि सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? हमेशा सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए आपका लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि वो लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल आपका कहां पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब होता है आपका टीचर सेंटर्ड अप्रोच में। इस अप्रोच को आज की डेट के अंदर हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोग इसको अप्लाई नहीं करते हैं। जब भी आपके एग्जाम में यहां से संबंधित क्वेश्चन आता है तो समझ लेना वो आपका नेगेटिव ही बनता है, क्योंकि टीचर सेंटर्ड अप्रोच का इतना यूज नहीं होता है और इसको आपको एज ए नेगेटिव वे में लेना है। आई होप आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। कुछ चीज समझ में नहीं आई तो पूछिए, आपके कमेंट भाग जाते हैं मेरे फोन से बार बार। आ गए? ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए अब बढ़ते अब आपके दूसरे अप्रोच के बारे में बात करते हैं, जो है आपका लर्नर सेंटर्ड अप्रोच यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, यानी कि छात्र केंद्रित उपागम के बारे में बात करते हैं। ये अपोजिट है। ये अपोजिट कैसे है? यहां पर जो होता है, यहां पर होता है बच्चा एक्टिव रहता है। यहां पर कौन रहता है? यहां पर बच्चा एक्टिव हो जाता है। कौन हो जाता है? यहां पर बच्चा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, यहां पर बच्चा खुद करके सीखने लग जाता है चीजों को। ठीक है, जब बच्चा एक्टिव हो जाएगा, तो बच्चा जब एक्टिव हो जाए तो क्या काम करने लग जाएगा? खुद करके बच्चा सीखने लग जाएगा। ठीक है, खुद करके बच्चा यहां पर सीखना शुरू कर देगा। और जो यहां पर टीचर रह जाएगा, तो टीचर का रोल यहां पर एक फैसिलिटेटर का हो जाएगा, यानी कि एक यहां पर टीचर का रोल आपका एक सुविधा दाता के रूप में हो जाता है। कैसा? टीचर का रोल यहां पर एक आपका सुविधा दाता के रूप में यहां पर एक टीचर का रोल हो जाएगा। यहां पर बच्चा कैसे सीखता है? यहां पर बच्चा सीखेगा, मान लीजिए किसी क्विज के माध्यम से सीख लेता है, या बच्चा यहां पर रोल प्ले कर लेता है, तो इसके माध्यम से भी बच्चा यहां पर सीख लेता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज यहां पर बच्चा करता है। ठीक, तो या फिर मान लीजिए जैसे कुछ डिस्कवरी मेथड का यूज कर लिया बच्चे ने, ठीक, या मान लीजिए कुछ डिस्कवरी मेथड का यूज कर लिया, वो यहां पर आ जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिव तरीका होना चाहिए जिसमें बच्चा सीखे, क्योंकि यहां पर बच्चा एक्टिव टोटली हो जाता है। इस अप्रोच का यूज आज की डेट के अंदर हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का जो यूज हम कर रहे हैं। ठीक, दूसरी अप्रोच हो गई आपकी। तीसरी अप्रोच की बात करते हैं, जो है आपकी सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, विषय आधारित उपागम की बात करते हैं, जो आपकी सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच होती है। अब देखिए, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच के अंदर ये दोनों एक साथ आके मिलके तब अपने क्या काम करते हैं? अपने उपागम को, अपनी लर्निंग को कंप्लीट करते हैं। दोनों कौन कौन? यानी जो आपका टीचर होता है, यानी जो आपका टीचर होता है और जो आपका स्टूडेंट होता है। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर यहां पर लर्निंग को कंप्लीट करते हैं। टेक्स्ट बुक ले ली, किताब ले ली, और किताब लेने के बाद फिर अपना उसको मिलकर टीचर पढ़ाता है, बच्चा उसको पढ़ता है
और फिर जाकर उसको यहाँ पर कंप्लीट करते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच के अंदर। ठीक है, कोई खास ज्यादा अप्रोच नहीं है। सबसे ज्यादा अप्रोच जो आपकी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो आपकी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग समझ गए? हाँ ठीक है भाई, तो आप लोग समझ गए इसके अंदर क्या करा जाता है। ठीक, हाँ भाई, ये नोट्स के अलावा ये अलग से चैप्टर है। नोट्स के अलावा ये कुछ मतलब आपके सिलेबस के ही चैप्टर है जो मैं आपको करा रहा हूँ। नोट्स प्लस इनको आप सब देखिए। देखा, आपको सारी चीज दी हुई है, नोट्स भी है, मॉक टेस्ट भी है, उसके अलावा आपके ये क्लासेस भी है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको नहीं दी हो। इतना मटेरियल आपको दिया हुआ है, इससे बाहर आपका कोई पेपर नहीं बनेगा। ठीक है, इक्के दुक्के क्वेश्चन कोई आ गया तो आ गया, वरना और पेपर नहीं बनेगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अगली अप्रोच की, कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच की बात करते हैं, योग्यता आधारित शिक्षण की बात करते हैं। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच के अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर आजकल इस अप्रोच का बहुत यूज चल रहा है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच के अंदर बच्चे की जो स्किल होती है, बच्चे की जो स्किल होती है, उसका बिहेवियर यानी कि उसका जो व्यवहार होता है, उसका जो बिहेवियर, उसका जो व्यवहार होता है, उसका जो एटीट्यूड होता है, उस पर बेसिकली यहां पर जोर दिया जाता है। इस वाली अप्रोच के अंदर बच्चे की रोट लर्निंग को खत्म किया जाता है। रोट लर्निंग पर महत्व तो नहीं दिया जाता इस वाली अप्रोच के अंदर। ठीक है, और बच्चे की जो मास्टरी जो गोल होते हैं, ठीक है, बच्चे के जो मास्टरी गोल होते हैं उनको अचीव करने पर ज्यादा फोकस किया जाता है इस वाली अप्रोच के अंदर। जो भी बच्चे के मास्टरी गोल होते हैं उनको अचीव करने पर फोकस यहां पर किया जाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच के अंदर। आई थिंक अगर आप लोगों का कोई केवीएस का एग्जाम क्लियर होता तब आपको इस वर्ड का महत्व पता चलता, कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच का। वहां पर बहुत यूज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, शायद सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन टकरा जाए, वरना सीटेट के एग्जाम में बहुत कम संभावना है इस कॉम्पिटेंसी अप्रोच को पूछने की। ठीक है, ज्यादातर यही आपका घूमते रहते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच या फिर आपका टीचर सेंटर्ड अप्रोच, ये दो ही आपका पूछते रहते हैं। एक ये अप्रोच और है जो इन दो के अलावा आपकी पूछी जाती है, जिसके बारे में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का ही भाई है, उसी का इसी का एक पार्ट है आपका। ठीक है, तो ये है आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, यानी कि आपकी निर्माणवादी दृष्टिकोण, जिसके अंदर बच्चा क्या काम करता है, जिसके अंदर बच्चा भी क्या हो जाता है, इसके अंदर भी बच्चा आपका एक्टिव रहता है, इसके अंदर भी बच्चा अपना एक्टिव रहता है। और क्या काम करता है, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर, ठीक है, अपने पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज के आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करता जाता है। ठीक है, नए नए ज्ञान का, नए नए नॉलेज का कंस्ट्रक्ट करता जाता है, ज्ञान का निर्माण करता जाता है एक्टिव तरीके से। ठीक है, और इसमें भी उसकी भूमिका, टीचर की भूमिका कैसी रहती है, एक सुविधा दाता की यहां पर उसकी एक भूमिका रहती है। एक ये वाली अप्रोच है। जब आप लोग इन क्वेश्चन को सीटेट के एग्जाम में देखोगे जो इन अप्रोच के ऊपर पूछे गए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ते तो भी आप इसका सही आंसर दे के आ जाते। इतना मतलब सिंपल क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया रहता है। अगर यही चैप्टर आपका DSSB वगैरह में या किसी और बड़े एग्जाम में आता तो तब देखते आप इसको कितना बड़ा डीप में ये चैप्टर दिया हुआ है, क्योंकि इस चैप्टर को मैंने DSSB में कराया हुआ है, तो बड़ा डिटेल में इसको पढ़ाया हुआ है, तो वहां पर आता है बड़ा डिटेल में चैप्टर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये होगी आपकी ये वाली अप्रोच आ गई। ठीक, अब देखिए इसके अंदर ये पढ़ लीजिए कि जो आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, इसके अंदर ये पॉइंट जानने जरूरी है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अंदर किस प्रकार से एक्टिविटीज कराई जा सकती है एनकरेज करने के लिए, इस अप्रोच को बढ़ावा देने के लिए, वो एक्टिविटीज जानना जरूरी है। एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट करना। देखिए जब एक्सपेरिमेंट करेगा बच्चा, ठीक है, कोई भी XYZ कोई एक्सपेरिमेंट करे, तो जब एक्सपेरिमेंट करेगा तो बच्चा क्या होगा, एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, और सक्रिय होगा तो किसी चीज को सीख जाएगा। तो इसके माध्यम से भी ये एक्टिविटी कैसी हो जाएगी, ये रचनावादी उपागम को बढ़ावा देने का एक काम करेगी। पहली आपकी एक्टिविटी होगी। दूसरी प्रोजेक्ट वर्क, आप किसी बच्चे को कोई प्रोजेक्ट दे दीजिए, उसमें बच्चा क्या हो जाएगा, एक्टिवली रूप से एंगेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी, उसकी सक्रियता को बढ़ा देगी, और सक्रियता को बढ़ा देगी तो बच्चा क्या काम करेगा, अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। दूसरी आपकी एक्टिविटी होगी। तीसरा हो गया आपका फील्ड ट्रिप हो गया। फील्ड ट्रिप आज आपका दोबारा आ गया, जिसको मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन करा था कि फील्ड ट्रिप ईवीएस को पढ़ाने का बढ़िया तरीका होता है, जिसके लिए आपकी प्री प्लानिंग होनी चाहिए, नजदीक में आपकी कोई जगह होनी चाहिए, नर्सरी होनी चाहिए, और फिर आपकी फील्ड ट्रिप उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। याद आई या नहीं आई? जो बच्चे नए जुड़े हैं, नया कोर्स जिन्होंने लिया है, तो पुरानी वीडियो जाके देखना, रिकॉर्डेड क्लास, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है फील्ड ट्रिप का। ईवीएस के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो फील्ड ट्रिप में भी बच्चा क्या होगा, एक्टिवली रूप से इंगेज होगा, और यहां पर सक्रिय रूप से किसी चीज को सीख जाएगा।
विजुअल्स, बच्चों को विजुअल्स दिखाएंगे, देखेगा, एक्टिवली रूप से अपने माइंड को एंगेज करेगा, सीखेगा यहाँ पर। और क्लासरूम में डिस्कशन करेगा, चर्चाएं करेगा। जब बच्चा चर्चा करता है तब भी एक्टिवली रूप से कुछ सीखेगा। मान लीजिए हम किसी टॉपिक पर चर्चा करें तो वहां पर भी एक्टिव रूप से भाग लेंगे, ठीक है, तब भी यहाँ पर हम कुछ ना कुछ चीजें सीख जाएंगे। ठीक, जैसा अभी क्लासरूम के डिस्कशन की बात आ रही है, दो आप लोगों ने लर्निंग मैंने आपको बताई थी, कोलैबोरेटिव लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग, तो वो भी आपका इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, लेकिन मैंने बताया नहीं ज्यादा वो डिटेल के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं। ठीक है, तो यहां पर ये आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच भी हो गई, और यहां पर ये आपका चैप्टर भी अप्रोच का खत्म हो गया। छोटा सा चैप्टर था, आसान चैप्टर था, जितनी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर बताने लायक थी वो मैंने यहां पर आपको कंप्लीट करा दी। इतना ही यहां पर इस चैप्टर से संबंधित चीजें पूछी जाती है। कुछ क्वेश्चन मैंने सामने आपकी स्क्रीन पर लिए हुए, इस क्वेश्चन को यहां पर सोल्व करते हैं, जिनको मैं सोल्व कराऊंगा आप लोगों से खुद से। ठीक है, इन क्वेश्चन को जरा मैं सोल्व कर लेता हूं कि क्या क्या ये क्वेश्चन है, जरा इनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर भी जल्दी खत्म हो गया। हाँ, नहीं, संस्कृत की क्लास होगी, और मैडम को बेबी हुआ है तो थोड़ा सा रिकवर होने में उनको टाइम लगेगा। संस्कृत की क्लास होगी आपकी, बेफिक्र रहिए। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ भाई, यूट्यूब पर क्लास था। अब चलो मेरे साथ क्वेश्चन का आंसर दो एक एक करके, आपके मैं इनको पढ़ लेता हूँ, क्या नाम है, कमेंट को पढ़ लेता हूँ। ठीक है, चलो भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर को देखता हूं फिर आप क्या क्या आंसर देते हो। एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए वो आपको बताना है। उच्च अध्यापक शिक्षार्थी अनुपात होना चाहिए, यहां पर बात हो रही है रेशियो की, बात हो रही है कि एक प्रॉपर रेशियो होना चाहिए। देखो कैसी आधारित क्लासरूम है, संरचनावादी क्लासरूम है। ठीक है, दूसरा है संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्रिंट रिच एनवायरमेंट होना चाहिए। प्रिंट रिच एनवायरमेंट मैंने कैसा एनवायरमेंट बताया हुआ है, जहां पर क्लासरूम में यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ वो लगे हो, वॉलपेपर चार्ट लगे हो, जहां पर जो दीवारें होती है उन पर कुछ लिखा हो, अल्फाबेट लिखे हो, वहां पर कुछ एबीसीडी वगैरह लिखी हो, और कुछ चीजें लिखी हो। जैसे आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी होगी बाला, तो बाला का जो शॉर्ट फॉर्म रहता है, ठीक है, बाला तो पूरे स्कूल को होता है, जहां पर पूरी बिल्डिंग को लर्निंग एड के रूप में यूज किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, कि मतलब पूरी बिल्डिंग को लर्निंग एड के रूप में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट होता है, तो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट के अंदर जैसे जो हमारी ये क्लासरूम आपको दिख रही है, इसी के अंदर चार्ट लगा दिए, दीवारों पर कुछ लिख दिया, या फिर मान लीजिए कुछ और ऐसा बोर्ड पर कुछ लिख कर ले आए जिससे बच्चा इसको इजीली समझ पाए, तो ये आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट आपकी जो आधारित क्लासरूम होगी उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। विद्यार्थियों के बीच कंपटीशन को बढ़ावा देने की बात आपकी कभी भी आपकी सही नहीं हो सकती। चर्चा और वाद विवाद पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, इसको ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। तो आंसर इसमें आपका सेकंड आंसर सही हो जाएगा। और आप लोग क्या दे रहे हो, बी आंसर आप लोग यहां पर बिल्कुल सही दे रहे हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपागम ज्ञान के निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कमतर रूप से आंकता है। ध्यान से पढ़ना, यानी कम से कम आंकता है, कम रूप में आंकता है, वो आपको बताना है। कंठस्थ स्मरण, अब देखो यार ये तो मैंने आपको बताया था, जहां पर भी स्मरण करने की बात, पढ़ते स्मरण करने की बात, रोट लर्निंग की बात है, उसको देखते क्या कर दोगे, उसको देखते गलत काट देना है। तो ये तो आपका वैसे गलत हो जाएगा। जहां पर खोजिए अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग, जब बच्चा डिस्कवरी लर्निंग करेगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव रूप से बच्चा यहां पर सीखेगा। इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी मतलब क्वेश्चन पुटअप करेगा, सर ये ऐसा क्वेश्चन क्यों है, जैसे मेरे दोस्त ने क्वेश्चन पुटअप करा कि सर इसका दूसरा तरीका भी तो हो सकता है, तो वो बच्चा क्या था, वो एक्टिव था, और मैं एक्टिव नहीं था, मैं तो चुपचाप सुनना था कि चलो आज इसे तुड़वा देता हूं। ठीक है तो इंक्वायरी करेगा, क्वेश्चन पुटअप करेगा तो एक्टिव हो जाएगा बच्चा। तो ये भी इसका पार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ज्ञान निर्माण का। एक्सप्लोरेशन करेगा, अन्वेषण करेगा, यानी ये भी आपका खोजबीन करेगा, तो ये भी इसका पार्ट हो जाएगा। लेकिन स्मरण करना, याद करना, ये नहीं होगा, तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव का भाई नेगेटिव आंसर आपका सही हो जाएगा। आप लोगों का क्या आंसर है, ए आंसर है। ठीक है, सोनम कुमारी ने 2 दिया है, 2 नहीं होगा भैया आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर नजर डालो।
निम्न में से किस उपागम यानी किस अप्रोच का मानना है कि अधिगमकर्ता यानी जो लर्नर्स होते हैं वो सक्रिय प्राणी होते हैं यानी एक्टिव प्राणी होते हैं, जो अन्वेषण और अपने आसपास से अंतःक्रियाओं द्वारा नए ज्ञान के सर्जन में सक्षम होते हैं, वो आपको बताना है। पहला है कंस्ट्रक्टिविस्ट, अब देखो देखते इसे बता दोगे कि हाँ कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं। साइको एनालिटिक, बिहेवियरिस्ट या फिर फंक्शनलिस्ट। अब ये आपके सिलेबस में ही नहीं दिए हुए। अब सिलेबस में आपका सिर्फ एक ही आपको अप्रोच आपका स्कूल पढ़ना होता है साइकोलॉजी का, वो है आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट, जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा जाके देख लेना। सिर्फ आपको मनोविज्ञान का एक स्कूल पढ़ना है, वो है आपका रचनावाद का यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट का। यही आपके एग्जाम में आता है, बाकी आपके एग्जाम में इनके बारे में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका पहला ही यहां पर सही हो जाएगा। आपके सभी के पहले ही आंसर आपके सही आ रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण, तो कौन सा है? लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पूछ लिया, चाइल्ड सेंटर्ड यहां पर अप्रोच पूछ लिया। इसमें क्या शामिल है वो आपको बताना है कि इसमें क्या शामिल है। तो बताओ भाई इसमें क्या शामिल है, उसके बारे में आपको आंसर बताना है। इसमें क्या शामिल है देखिए, पहला दिया हुआ है वे विधियां जहां सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं। दूसरा, शिक्षार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा निष्कर्ष निकालना। तीसरा, पारंपरिक व्याख्या विधि। चौथा, वे तरीके जिनमें पाठ्य पुस्तक सीखने का केंद्र होती है। ये वाला चौथा आंसर सही है। ठीक है, और जो बच्चे चौथा आंसर अपना सही बता रहे हैं तो समझ लो वो बिल्कुल टैलेंटेड आदमी है। देखो भाई आप लोगों का क्या आंसर है, जल्दी से आप लोग अपना आंसर बताइए क्या आंसर है। जो जो चौथा आंसर सही बताएंगे उनको मैं एक बहुत बढ़िया इनाम दूंगा। बताओ सही आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, हाँ ए आंसर क्यों दे रहे हो? ए वाले बेकार है जो ए आंसर दे रहे हैं, ए वाले बेकार है। हाँ डी वाला कौन गया? एलिना एंजल ने बिल्कुल सही आंसर दिया डी। ठीक है, एलिना ने आंसर दिया बिल्कुल सही डी। ठीक है, ये बच्चे बहुत टैलेंटेड है। और बताओ, अभी तक सिर्फ एक बच्चा टैलेंटेड है हमारे यहाँ पे, और कोई नहीं है। और बताओ सही आंसर क्या होगा इसका? ए वाले सारे बेकार, इनके बस की कुछ नहीं है ए वालों के। दो वाला भी आ गया, दो वाला सी वाला आ गया, सी वाला आ गया हीना कुमारी। नाम लिखता जा रहा हूं भाई। ठीक है, हीना कुमारी सी वाला आ गया। और बताओ जल्दी। ठीक है, चार वाला एक और आ गया, बहुत अच्छा भाई। प्रीति ने लिखा चार। ठीक है, प्रीति ने लिखा चार, बहुत अच्छा। ये है वो बच्चे जो मतलब नाम रोशन करेंगे। ठीक है, ये है वो बच्चे। और बताओ सही आंसर क्या होगा? ठीक है, हाँ ठीक है, विनीता आगे, विनीता चौहान। ठीक है, इनको मैं ट्रॉफी दूंगा क्योंकि यही बच्चे हैं जो नाम रोशन करके जाएंगे सचिन एकेडमी का। ठीक है, ठीक है भाई, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है भाई, देखो वैसे इसका आंसर जो है ना वो फर्स्ट होगा क्योंकि यहां पर बच्चे क्या काम कर रहे हैं, शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के अंदर। और ये जो नाम रोशन करेंगे ना, ये जो टॉप करेंगे, ये नीचे से टॉप करेंगे, इनके जैसे लक्षण दिख रहे हैं। अरे यार सिंपल दिख रहा है इसमें तो। क्या हो रहा है, जो वे विद्याजा सीखने में शिक्षार्थी क्या काम कर रहे हैं, स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। अभी भी चार वाले आंसर दे रहे हैं। ठीक है, आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, तो यहाँ पर जो आपकी क्लास है वो यहाँ पर आपकी क्लास खत्म हो गई। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर आपका चैप्टर था वो चैप्टर खत्म हो गया। छोटा चैप्टर था इसलिए मैंने कहा आपका यहाँ पर चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसको लूँ, या फिर आपके लिए एनईपी या फिर कोई दूसरा जैसे एनसीएफ हो गया उसको मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो कोई सवाल हो क्वेश्चन हो जल्दी से आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है भाई। अच्छा ठीक है, और पूछे क्या सही है आपका? मेरे सारे सही है सर। ठीक है, अब को चैप्टर आसान था इसलिए सही है। अभी आपका तेल निकालूंगा। अभी जो चैप्टर आने वाला है ना, अभी चैप्टर आने वाला है, एक तो एनसीएफ का आने वाला है और एक आपका एनईपी का आने वाला है। तब टेस्ट लूंगा, तब पता चलेगा कितने पानी के अंदर हो। ठीक है,
ये आसान आसान से क्वेश्चन को देके ये बता रहे हो कि मतलब हम इतने टैलेंटेड है, ठीक है। ठीक है, कोई सवाल हो क्वेश्चन में पूछे जल्दी से। सर मेरा 4 सही है, ठीक है, वेरी गुड। ये लर्निंग अब हमारी खत्म हो गई, ठीक। अच्छा, मैं एक चीज और है यार, कल मेरा मैं आपको बताना भूल गया, 17 जून को मेरा जन्मदिन है भाई। तो 17 जून को मेरा जन्मदिन है, तो 17 जून को आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक। 17 जून को आपकी क्लास नहीं होगी, बट जो आपकी एक जो थ्योरी बची है, ठीक, जैसा आपकी एक थ्योरी वो बची थी, ब्रूनर की थ्योरी बची थी, और एक आपकी वो बची थी, क्या नाम है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की थ्योरी बची थी। तो उन थ्योरी को मैं आपके अपलोड करवा दूंगा। तो 17 जून को ये मैं आपको क्लास करवा दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता जन्मदिन वाले दिन, छुट्टी के दिन आपका कोई नुकसान हो। तो ये काम मैं आपके लिए करवा दूंगा, ठीक है। तो और कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ लीजिए। हाँ ठीक है, हाँ थैंक यू भाई, थैंक यू सभी को, थैंक यू। ठीक है, हाँ छुट्टी को यूट्यूब पर भी नहीं होगी क्लास, ना एप्लीकेशन पर होगी, मेरी नहीं होगी, मतलब और सभी टीचर्स की होंगे। हाँ हाँ ठीक है भाई। हाँ आ जाओ, आ जाना, सब केक खिला दूंगा मैं, ठीक है। हाँ थैंक यू भाई, थैंक यू। सभी को धन्यवाद, आप लोग जो विश कर रहे हो मुझे, क्योंकि मैंने शुरू में बता दिया ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन बाई चांस ना मिले तो आप लोग परेशान ना हो। हाँ भाई, ठीक है। हाँ थैंक यू भाई, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ थैंक यू भाई, साहिल शेख, डेजी कुमारी थैंक यू, क्रांति दुबे थैंक यू आपका भी, गणेश प्रजापति, ठीक है भाई, थैंक यू आप सभी का। और मिलता हूँ आपसे फिर जो भी आपका नेक्स्ट क्लास का फिर शेड्यूल रहेगा, उसमें फिर आपसे मुलाकात रहेगी। तब तक पढ़ते रहना, ध्यान रखना। गुड नाइट, टेक केयर।